नमस्कार, द फेडरल देश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चीन के उस दुस्साहस की, जो कि वो पहले से भी इस दुस्साहस को करता रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर नाम बदलने की कोशिश की है, जिसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल, जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, उन्होंने उसी तरीके से चीन को जवाब भी दिया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। आपको डोकलाम याद होगा, आपको गलवान याद होगा, और नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चीन लगातार वहां पे दुस्साहस करता रहा है। भारत के सीमा के नजदीक अपना गांव बसाने की वो कोशिश करता रहा है। और ये तमाम जो है इस तरीके से चीन जो उत्तर पूर्वी जो सीमा है, उस तरीके से भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन भारत ने माकूल उसी तरीके से जवाब दिया। अभी आपको पता है किस तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक में चल रहे जो आतंकी ठिकाने थे उसको नष्ट किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द चीन जो है, वो अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर नाम बदलने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित राय हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार चीन ये बार बार नापाक कोशिश क्यों करता है। तो ललित जी बताइए, ये फिर से अभी तक पाकिस्तान का मसला शांत भी नहीं हुआ है, और चीन का ये दुस्साहस किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मनीष, जैसा कि आपने कहा, आपने इंट्रो में ही बोला जो कि चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नामों के बदलने की जो प्रक्रिया है, वो नई बात नहीं है। देखें तो करीब 8 साल पहले 2017 से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जांगनान जो है, जांगनान वो नाम देता है अरुणाचल प्रदेश को अपनी चाइनीज लैंग्वेज में, और वो तिब्बत का जो है एक्सटेंडेड साउथ पोर्शन मानता है। ग्रेटर जो तिब्बत है, ग्रेटर तिब्बत का वो दक्षिणी हिस्सा मानता है पूरे अरुणाचल प्रदेश को। और इसीलिए आप पाएंगे कि तवांग वैली को लेकर के खास तौर पे जो चीन के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। और जब तवांग वैली की बात आती है तो निश्चित तौर पे उसके बाद जो है दलाई लामा का भी प्रकरण आता है कि आपने देखा कि किस तरीके से दलाई लामा के प्रकरण पर चीन और भारत के बीच में तनातनी हुई थी। चीन इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, उसके थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझने की जरूरत है। आपको पता है कि जैसे 1947 में देश को आजादी मिली, मतलब भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से छूटा, तो उसी समय 1950 में भी जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना वो जो है एक नए रंग रूप कलेवर में सामने आता है। तो स्वाभाविक है कि अगर देखा जाए चीन और भारत दोनों की स्थिति को, तो करीब करीब स्थिति एक जैसी थी। और पूरे एशिया में जिस तरीके से भारत का अपना एक महत्व है, भारत का एक सांस्कृतिक आर्थिक महत्व रहा है, वैसे चाइना का भी अपना एक महत्व रहा है। जैसे दर्शन शास्त्र में दर्शन के तौर पे भी भारत का अपना एक महत्व रहा है, उसी तरीके से चाइना का भी अपना एक महत्व रहा है। तो कहने का अर्थ है कि मामला बराबरी का था। और जब मामला बराबरी का था तो कहीं झुकने वाली बात नहीं थी। और चीन को यह लगता था कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आगे चल अगर उसकी सत्ता को कोई देश अगर चुनौती देगा तो इमीडिएट चुनौती उसको अगर किसी से मिलेगी तो वो भारत से मिलेगी। और उसके पीछे वजह भी थी कि भारत, तो ठीक है, भारत को अंग्रेजों ने जिस तरीके से जितना लूटना खसोटना था वो लूटा खसोटा था, लेकिन भारत में स्टैंड करने की क्षमता थी। इसीलिए आप देखेंगे, अगर पूरे इतिहास को देखें, भारत के इतिहास को भी देखें, तो 1950 से लेकर के 1965 के बीच में जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो चली, तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं का फायदा आपने देखा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भारत मजबूत हुआ। दूसरी तरफ की अरुणाचल प्रदेश का जो एक बड़ा हिस्सा चीन से साझा होता है, उसमें बहुत ही बेहतर काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्राउंड लेवल पे काम हुआ। और चीन को यह बात कहीं न कहीं खटकती थी। चीन को यह लगता था कि कहीं न कहीं भारत के साथ जो है किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो पंचशील, तो जिस तरीके से पंचशील के सिद्धांत को भारत और चीन के बीच में पंचशील के सिद्धांत पर आगे चलने की बात आई, तो उसी के बीच 1954 से लेकर 1960 के बीच में जब दलाई लामा एक्साइल में आते हैं ट्राइना की तरफ से, वो भारत आते हैं और भारत उनको शरण देता है। उसके बाद रिश्तों में खटास जो है वहीं से शुरू होती है। और उसका कल्मिनेशन आपने देखा कि 1962 की लड़ाई में होती है। और 1962 की लड़ाई के बारे में कहा भी जाता है कि भारतीय फौज तब भी भारी पड़ी थी, लेकिन भारतीय फौज को अगर हार का सामना करना पड़ा था तो वजह मौसम था। वजह जो है भारतीय सेना के स्किल में नहीं थी, उनके प्रोफेशनल मैन्यूवर में नहीं था। उनके पास क्या है कि जो बेसिक जो बुनियादी जो जरूरतें हुए वो नहीं थी।
तो कहने का अर्थ है कि चाइना और भारत के बीच में जो रिश्तों में खटास जो आया उसका आधार बहुत पुराना है। और स्वाभाविक तरीके से देखा जाए कि भारत को उसके बाद 1965 में, 1971 में दो मेजर लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत में क्या है कि पंजाब में किस तरीके से इंसर्जेंसी अपना सिर उठाने लगा था। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वहां भी अब इंसर्जेंसी धीरे धीरे इंट्रूड कर चुकी थी। तो कहने का अर्थ है कि भारत अपने जन्म से लेकर के जब आजाद हुआ यह मुल्क, तो उसके बाद से ही तरह तरह की दिक्कतें आई और इस बीच चीन जो है वो तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन चीन साइड बाय साइड भारत के सामने जितनी भी मुश्किलें आई हो, ये भी बात सच है कि भारत जो है हर क्षेत्र में अपनी क्षमता के हिसाब से वो तरक्की करता गया। वो चीन को मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए आप पाएंगे कि चीन की तरफ से रोड़े अटकाने का काम जो है शुरू होता रहा। और चाहे आप लद्दाख से उठा के देख लीजिए, फिर उसके बाद मिडिल उत्तराखंड का इलाका देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो ईस्टर्न सेक्टर में चले जाइए जिसमें अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका आता है। तो चीन की तरफ से भारत को उलझाने का जो काम है शुरू से चलता रहा। और जो बॉर्डर लाइन है, जो मैकमोहन लाइन जो भारत और चाइना के बीच में एक सीमा का निर्धारण करती है, चीन उसको नहीं मानता है। चीन उसको कहता है कि ठीक है, उसको पेपर पे आपने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इन रियल सेंस उसको मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे सारे इलाके हैं वो अनडिफाइंड है। और चाइना इसीलिए उसी मैकमोहन लाइन को न मानने की वजह से चाइना को ये लगता है कि जो लेह का इलाका है वो हमारा है, जो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ से जुड़े हुए इलाके हैं वो हमारा है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनका है कि वो तिब्बत का हिस्सा है। तो कहने का अर्थ है कि चीन उलझाने वाली जो बात है, उलझाने वाला काम करता है, जबकि भारत ने बोला जो है कि मैकमोहन लाइन के हिसाब से जो बाउंड्री का निर्धारण हुआ वो ठीक है। और अगर कुछ डिस्प्यूटेड जगह है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो उसको हम मिलजुल करके उसको सुलझाएंगे। लेकिन आपने देखा कि चीन की तरफ से अनवरत कुछ न कुछ वो परेशान करने की कोशिश होती है। जैसा कि आपने डोकलाम का भी जिक्र किया, और डोकलाम की स्थिति तो बड़ी विचित्र है कि डोकलाम का हिस्सा न तो भारत में है, न तो वो आपका चाइना में है, वो तो भूटान से जुड़ा हुआ है। भूटान से जुड़ा, बिल्कुल। वो ट्राई जंक्शन पे है, और ट्राई जंक्शन पे मतलब चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन पे है, और उसको मतलब उस पर भी चाइना जो है क्लेम करता है। तो कहने का अर्थ है कि चाइना की भी फितरत वही है कि किसी भी तरीके से भारत को जो स्टेबल मत होने दो, क्योंकि भारत स्टेबल होने का मतलब है कि उसको एक तरफ अमेरिका से लड़ना है, तो दूसरी तरफ एक मेजर फ्रंट वो भारत के तौर पे भी क्रिएट होगा, तो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। लिहाजा वो भी समय समय पे इस तरह की हरकतें करता रहता है। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी। और मैं क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल उन्होंने जो अपने बयान में कहा है कि इन रिस्पांस टू मीडिया क्वेरीज, मतलब मीडिया उनसे सवाल कर रहे थे क्योंकि प्रतिक्रिया उनसे जानना चाह रही थी कि सरकार का इस बारे में क्या रुख है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के चीन ने नाम बदलने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि वी हैव नोटिस्ड दैट चाइना हैज परसिस्टेड विद इट्स वेन एंड prosperous attempt to name places in Indian state of Arunachal Pradesh. Consistent with our principal position, we reject such attempts categorically. Creative naming will not alter the undeniable reality that Arunachal Pradesh was and is always remain an integral and alienable part of India. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जैसा कि ललित जी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम सबको याद है, आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना की पहला जो दौर हमने देखा 2020 में, किस तरीके से मई के महीने में चाइना लद्दाख के कई पेट्रोलिंग जो एरियाज थे वहां तक वो पहुंच चुका था। और वहां पे हमने देखा जून के महीने में गलवान घाटी में किस तरीके से दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई थी। उसमें चीन को खासा नुकसान जो है लंबे समय के बाद अगर कहें तो वो झड़प ऐसा भारत और चीन के बीच में देखने को मिला था। लेकिन इस समय जब चीन जान रहा है कि भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा, किस तरीके से गहमागहमी पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में चल रही, उस समय इस तरीके का बवाल खड़ा करना आपको क्या मकसद नजर आता है? चीन की क्या सोच नजर आती है? क्योंकि आपको पता है कि चीन के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की ओर से खड़े हैं। चीन का PL-15 मिसाइल वो भारत ने उसको नाकाम साबित कर दिया। तो ये बेचैनी क्यों है चीन में? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप सबसे बड़ी चीज है मनीष, थोड़ा सा पीछे भी अब आप जाके देखें कि नामों के बदलने की जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी चीज है कि 2017 में 6 जगहों के नाम चीन ने बदले थे।
और उसके बाद 2021 में 15 और 2023 में फिर आपके 11, फिर 2024 में भी नाम बदला गया। कहने का अर्थ है कि नामों के बदलने की प्रक्रिया, और आपने देखा होगा कि रणधीर जायसवाल ने, जो विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि क्रिएटिव नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राम का नाम बदल के श्याम कर दीजिए, मोहन का नाम बदल के कुछ और कर दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मोहन मोहन है, राम राम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वाज, इज एंड विल तीनों का इस्तेमाल किया कि था भी, है भी और रहेगा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। मनीष, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि थोड़ा सा टाइमिंग को भी देखिए आप, कि 6-7 मई की तारीख से लेकर के 10 मई की तारीख तक जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के कैंपों को तबाह किया जाता है, फिर पाकिस्तान की हरकत को, उसको नाकाम किया जाता है, उसके एयर बेसिस को भारत की फौज तबाह कर देती है, और चाइना से मिली हुई मिसाइल को तबाह कर दिया जाता है, तुर्की से मिले हुए ड्रोन्स को तबाह कर दिया जाता है। और इन सब के बीच आपने देखा होगा कि टैरिफ को लेकर के भी ट्रंप का जिक्र करना यहाँ बड़ा जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से 145% टैरिफ की बात थी, उसको घटा के 30% कर दिया, तो चाइना के सुर बदल गए। पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पर चाइना और अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी यही है, और जानकार कहते भी हैं कि चीन और अमेरिका में समानता क्या है कि वो कभी भी, हर चीज उनका अलिखित होता है, अनरिटन होता है। उसमें मोरालिटी का जो कंटेंट होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। वो ये देखते हैं कि उनको कब, कहाँ, कैसे फायदा मिल रहा है। जब उनको ये लगा कि अब मेरा गला एकदम पूरी तरीके से फंसा हुआ है, अमेरिका ने एकदम गले को दबा रखा है, तब तक चीन जो है कि ड्रैगन और एलिफेंट कैन डांस बोथ, वो कहते थे जो है कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों डांस कर सकते हैं। मतलब इंडिया और चाइना दोनों को तनाव से अलग हट करके विकास की तरफ जो है आगे चलना चाहिए, और हम दोनों के पास मौके ही मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमको कैश कराना है और दोनों देशों को बढ़ना है। लेकिन जैसे ही क्या है कि टैरिफ के मुद्दे पर 145 से 30% आता है, उसके बाद जो चाइना की तरफ से रिनेमिंग हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों को रिनेम करता है। तो कहने का अर्थ कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से चाइना के मन और मिजाज को आप समझ सकते हैं। और सामान्य तौर पे भारत में धारणा भी होती है कि अलग अलग जब प्लेटफॉर्म के जरिए सर्वे कराए जाते हैं और जब ये पूछा जाता है लोगों से कि देश के सामने चीन सबसे बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती है, तो जवाब आता है कि पाकिस्तान तो कहीं रेस में है ही नहीं, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान को बाहर करिए, असली जो थ्रेट है वो चीन की तरफ से है। और चीन की हरकतों को अगर आप देखें, चाहे गलवान का देखिए, गलवान के पहले डोकलाम का देखिए, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से डेमचोक डेमसोंग को देख लीजिए, किस तरीके से उत्तराखंड के 2000, मुझे याद आता है कि 2017 से लेकर के 2021 के आसपास कुछ झड़प जो है उत्तराखंड के भी इलाके में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में झड़प उस तरीके से नहीं होती है, लेकिन जो बॉर्डर है उसके करीब वो बनाते हैं, और उसको लेकर के क्या है कि वैचारिक तौर पे अलग अलग बातें कही जाती हैं कि मसलन कि मान लीजिए कि मेरे और आपके घर के बीच में एक नदी बहती है, और नदी हमारे दोनों लोगों के घरों का एक सीमा रेखा बनाती है, और आप अपने सीमा रेखा के करीब जाकर के घर बनाते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है कि वो भारत के लिए रिस्क है। अब उसको इंटरप्रेट करने का तौर तरीका हो गया, भाई ठीक है, आपकी अपनी जमीन है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करिए, उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे हम लोग पहले भी बात किए हैं कि आप अपने घर में दीवार खड़ी करिए, और उस दीवार के खड़ी करने से मेरे घर में सूरज की रोशनी ना आए, तो ये एक सवाल होता है। तो इस तरह की चीजें होती है कि जब चाइना की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं, तो उसको हमेशा संशय के नजरिए से देखा जाता है, और वो संशय के नजरिए से देखे जाने के पीछे वजह यह है कि चाइना का इतिहास भारत को जो लेकर के रहा है वो धोखाधड़ी का ही रहा है। मसलन आज के भी समय में बात करिए कि भाई रिनेमिंग की जो बात है, रिनेमिंग आप कर रहे हैं, रिनेमिंग आप कब कर रहे हैं? जब 145% टैरिफ की बात है, तब तक तो आप जो छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं, और जैसे ही थोड़ी सी आपको अमेरिका से रियायत मिलती है तो आप उछल कूद करते हैं और एक मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं, देखो अगर भारत की तरफ से इस तरह का कुछ काम किया गया तो हम भी तैयार ही बैठे हुए हैं। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि भारत का ये कहना है कि जो भी, कभी भी हमारे जो रिश्ते हैं जो पाकिस्तान से हैं वो अलग है, हमारे रिश्ते जो चाइना से हैं वो अलग है। अगर एलएसी को लेकर के, अगर उसको लेकर के डिस्प्यूट है तो उस पर कई चक्र की बात होती ही रहती है, बात चलती रहती है। तो कुल मिला करके आप ये कर सकते हैं कि चीन भी आपदा में अवसर की तलाश करता रहता है, वो देखता रहता है, समय ढूंढता रहता है कि कब मुफीद समय आए
और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे। तो निश्चित तौर पे चाइना इस बात को जो है कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि किस तरीके से तिब्बत से जब दलाई लामा आए थे तो भारत ने उनको एक्साइल में क्यों रखा, धर्मशाला में एक कैपिटल एक्साइल गवर्नमेंट की जो कैपिटल के लिए जगह क्यों दे दी। तो ये चाइना को ये बात खटकती है, लेकिन चाइना ये भूल जाता है कि भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही है कि भारत का स्पष्ट मानना रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्सियत अगर वो धार्मिक आधार पर और अपने परसिक्यूशन से बचने के लिए, अपने उत्पीड़न से बचने के लिए अगर हमारे देश में आता है, शरण की मांग करता है, तो हमारा एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है कि हमने शरण दिया है और उस आधार पर दलाई लामा को शरण दिया गया। और दूसरी चीज है कि दलाई लामा के रहते हुए, भारत में रहते हुए, भारत में एक्साइल गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन चाइना के किसी भी हिस्से में कुछ इस तरह की बात आई हो कि जिसमें फ्रिंज एलिमेंट्स काम करते हैं और उसको भारत की तरफ से सपोर्ट मिलता है, उस तरह की बात कभी पिछले 60 सालों में नहीं आई है। तो चीन की ये कवायद सिर्फ और सिर्फ यह है कि भारत उतने ऊंचाई पर न पहुंचे जिसकी वजह से उसको और दूसरे फ्रंट पर भी मुश्किल का सामना करना पड़े। जी मनीष। ललित जी, हाल के फिलहाल में हमने कई सारे डेवलपमेंट देखे हैं चाइना को लेकर। एक तो आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस साल बहुत वर्षों के बाद शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो चुका था। दूसरी चीज की चीन अब भारत की कई कंपनियां जो है वो भारत में निवेश अब करना चाहती हैं। खासतौर से टैरिफ वॉर के बाद हमने देखा वो भारत में अपना साझेदार भी बनाने को तैयार है, यानी उसको जो भारत की शर्तों पर वो निवेश करने को तैयार है, जो सरकार की शर्त है। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर आई जो मैंने पढ़ा और देखा कि बांग्लादेश में, आपको पता है जो चिकन नेक है, चिकन नेक के पास बांग्लादेश में चिकन नेक के पास चीन पाकिस्तान मिलकर एक एयरफील्ड बनाने की, एक रनवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सामरिक रनवे होगा। आपको क्या लगता है, आज अरुणाचल में नाम बदलने की कोशिश, और ये खबरें जो मैं देख रहा हूँ कुछ अखबारों ने इसको कैरी किया है और विदेशी अखबारों ने भी इसको कैरी किया है कि बांग्लादेश, आपको पता है कि हाल फिलहाल में किस तरीके से बांग्लादेश के संबंध चीन के साथ बढ़े हैं। पाकिस्तान के संबंध बांग्लादेश के साथ नहीं थे, लेकिन जब से कट्टरपंथी वहां पे सरकार की स्थापना हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश और चीन पाकिस्तान भी नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी पाकिस्तान को तोड़कर भारत ने बांग्लादेश का गठन करवाया था। तो एयरफील्ड बनाने की जो कोशिश है, क्या भारत को घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है चिकन नेक के पास, वो भी जो कि भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मनीष, इस बात को आप समझिए कि निश्चित तौर पे चिकन नेक जो वो सामरिक तौर पे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक वो गलियारा है जिसके जरिए मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट के सारे सातों स्टेट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का जो संबंध रहा है, ये बात सच है कि बांग्लादेशी लोगों की आग्रह पे ही भारत की फौज ने इंटरवीन किया था। भारत की फौज ने अपने मन से इंटरवीन नहीं किया था। वहां की जनता जब तत्कालीन वेस्टर्न पाकिस्तान के जोर जुल्म से परेशान आ गई तो गुहार लगाई कि हमारी रक्षा करो, और उस रक्षा की गुहार पर ही भारत ने उस पर इंटरवीन किया और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। लेकिन यह कि आप देखेंगे कि चूंकि ये सतत प्रक्रिया है, आज कोई चीज अगर बेहतर है तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन में देशों के बीच रिश्ते जो है हमेशा एक पेज पे हो, एक पेज पे हो, उसमें बदलाव होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप ये देखिए कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से चिकन नेक के करीब अगर सामरिक तौर पर एयरफील्ड के निर्माण की कोशिश की जा रही है या योजना बन रही है, तो वो क्या कितनी इतनी कारगर होगी, इस पर महत्वपूर्ण ये चीज है कि आप देखिए कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है जहां से सीपेक गुजरता है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वन बेल्ट वन रोड का एक मेजर हिस्सा है, जिसके जरिए वो ग्वादर पोर्ट को जो है कनेक्ट करते हैं। तो आप और भारत का स्टैंड देखिए क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर इज आवर स्टेटेड पॉलिसी, नाउ पॉलिसी। और दूसरी चीज है कि टेररिज्म, पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो वो टेररिज्म पर होगी और वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। फर्ज करिए कि अगर भारत की तरफ से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चलाया जाता है, तो क्या इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा? चीन के चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, चीन इस बात को समझता है। तो क्या है कि ये एक पोस्चरिंग है, एक नैरेटिव है। देखिए, दो चीजें होती हैं कि
शक्ति से संदेश, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये देश जो है बुद्ध की धरती है, बुद्ध के आदर्शों पर, विचारों पर ये देश चलता है, यानी कि शांति। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते भी हैं कि 21वीं सदी जो है वो शांति की सदी है, शांति के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में और कल आदमपुर एयरबेस की जो बात कही, उसमें उन्होंने बात जोड़ी कि शक्ति के साथ शांति का संदेश, यानी कि शक्ति शब्द जो है इस्तेमाल हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं से अगर आप एग्रेसिवली अब भारत के खिलाफ गलत मंशा के साथ कैंपेन करेंगे तो उसको अब हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके हिसाब से जवाब देंगे। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान, चाइना की तरफ से बांग्लादेश तो एक तरीके से खिलौना बन चुका है, और बांग्लादेश की जो अभी तत्कालीन हुकूमत है शायद वो इस बात को समझ भी रही है, समझ नहीं भी रही है कि अल्टीमेटली उसमें उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोग शायद श्रीलंका से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से हम्बन टोटा श्रीलंका ने कर्जा लिया था जो है चाइना से, और स्थिति ये हो गई कि कर्ज के जाल में जब श्रीलंका फंसा तो हम्बन टोटा पोर्ट को चाइना को जो लीज पे दिया था एक तरीके से स्वामित्व ही दे दिया। तो अल्टीमेटली श्रीलंका को किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसी तरीके से आप मालदीव को देखिए जो है कि उनको कैसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का एक जो धड़ा होगा, एक पक्ष होगा, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि हमारे लिए सबसे बेहतर जो दोस्ताना रिश्ता है वो भारत बेहतर है कि चाइना बेहतर है। रिजीम परिवर्तन है, रिजीम परिवर्तन में इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चाइना का जो हिसाब किताब है सीपेक के बारे में भी चीन को सोचना होगा। यदि भारत एग्रेसिव तरीके से पीओके को, क्योंकि अब बात भी हो रही है, आप देखिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बात कही कि भाई देखिए अब तो बातचीत जो होगी वो सब पीओके पे ही होगी और पीओके को खाली करना होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर भारत की तरफ से पीओके को लेकर के एक एग्रेसिव कैंपेन होता है तो निश्चित तौर पे चीन को यह सोचना पड़ेगा कि क्या उसे चिकन नेक के करीब जो है कोई सामरिक एयरपोर्ट बनाना चाहिए भी या नहीं बनाना चाहिए। कुल मिलाजुला करके ये बात होता है कि साउथ एशिया में चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत मजबूत हो। हाँ, भारत उसके लिए, उसके व्यापार के लिए मुफीद रहे, ऐसी स्थिति का निर्माण हो कि कभी उसका व्यापार सफर न करे, ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो, लेकिन भारत इतना मजबूत भी ना हो कि उसके लिए चुनौती बने, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी चुनौती तो है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई साउथ चाइना सी में भी है। और साउथ चाइना सी में आप सोचिए, मतलब इतना इजी नहीं है चाइना के लिए भी कि साउथ चाइना सी में अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अमेरिका अपना हिसाब किताब रखता है तो फिर चीन के सामने विकल्प क्या होगा। तो ये एक तरीके की पोस्चरिंग आप कह सकते हैं कि एक तरीके की पोस्चरिंग की जा रही है कि किसी तरीके से भारत की एकदम करीब आकर के बैठा जाए। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपकी आर्मी स्ट्रांग होती है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम एक जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उसका जो स्वदेशीकरण किया गया है, उस पर हमको और आगे बढ़ने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हैं तो हम मजबूत होते हैं, और जब मजबूत होते हैं तो फिर किसी दुनिया का कोई भी देश हमारे ऊपर गलत निगाहों के साथ नहीं देख सकता। तो चीन की एक पोस्चरिंग है, आने वाले समय में देखना होगा कि फिर यह मामला कितना आगे बढ़ता है। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, चीन की पोस्चरिंग है, और क्योंकि मौजूदा जो दक्षिण एशिया में तनाव है और हालात है उसके मद्देनजर वो भी इसमें कूदने की कोशिश कर रहा है। और हम सबको पता है, आपको भी पता है कि बलूचिस्तान में जहां वो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगा रहा, वहां उसको खुद कितना प्रतिरोध का और विरोध का सामना पाकिस्तान में करना पड़ रहा, इस बात से चीन भली भांति वाकिफ है। न केवल पाकिस्तान में बल्कि अफ्रीका में भी उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे एग्जीक्यूट किए, वहां भी लोगों में बहुत असंतोष चीन के प्रति था। तो जो चीन का रवैया पूरी दुनिया में रहा है, अपना विस्तारवादी रवैया, उसका विरोध हमने देखा है। और इस बार भी जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलने की चीन ने जो कोशिश की है, उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रतिरोध किया, विरोध किया है। और रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि चीन बार बार भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने का निरर्थक और हास्यास्पद कोशिश करता है, लेकिन हमारी इस पे नीति स्पष्ट है, हम इसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। तो जाहिर तौर पर ललित जी, इसको हम यहीं पे बात को अब खत्म करते हैं और अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो
हमें फीडबैक दें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखें और लाइक करें और बताएं और सुझाव दें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ देश फेडरल पे वेबसाइट पर जाकर हमारे खबरों को वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं कि आज क्या घटनाएं जो है भारत चीन को लेकर क्या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, तो वहां भी वो इस खबर को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी इस चर्चा के लिए आपका जो आप शामिल हुए। थैंक यू मनीष, थैंक यू।